हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9-10 के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो बेटा, आज के इस लेक्चर में मैं लेके आ गई हूं आपके लिए वन शॉट में इकोनॉमिक्स का आखिरी चैप्टर, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो आइए इस चैप्टर की हेडिंग को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है। क्या लगता है आपको बेटा, फूड हर एक सेक्शन के पास है? यानी कि क्या इंसान, कोई भी ऐसा नहीं है धरती पे जो भूखे पेट सोता होगा? ऐसा तो नहीं है। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोगों के पास खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते होंगे। तो बस इसी एक टॉपिक को लेके हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। फूड सिक्योरिटी का मतलब फूड के आगे सिक्योरिटी लगाना, यानी कि बड़े बड़े बाउंसर्स खड़े करना नहीं है। फूड की सिक्योरिटी का मतलब है फूड को हर एक इंसान के लिए अवेलेबल कराना, हर एक इंसान के लिए सिक्योर करके रखना, ताकि कोई भी इंसान भूखे पेट ना सोए। तो बस इंडिया में फूड सिक्योरिटी कैसे होती है, कैसे की जाती है, कौन करता है, सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं फूड को सिक्योर करने के, यही सब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फूड सिक्योरिटी इन इंडिया क्या है, हम ये देखेंगे। क्यों है फूड सिक्योरिटी नहीं, फूड इनसिक्योरिटी क्यों है, जो उसके लिए हमें सिक्योरिटी करने की आवश्यकता आ गई? ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से फूड इनसिक्योर है? कैसे करेंगे हम फूड सिक्योरिटी और कौन करेगा इसे? बस यही 4 सवालों का जवाब इस चैप्टर के अंत तक हम देखेंगे, समझेंगे। ठीक है बेटा, अभी आप लोग इस कंडीशन में हो, आपको कुछ नहीं पता कि कैसे ये होगा, लेकिन आखिरी में आप हिपी फुर्रे वाला फेस बना के यहाँ पे खड़े होगे। ठीक है बेटा, तो चलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। पहली बात, फूड सिक्योरिटी क्या है, फूड सिक्योरिटी क्यों है, फूड इनसिक्योर कौन है, फूड सिक्योरिटी इंडिया में कैसी है, बफर स्टॉक क्या होता है, व्हाट इज पीडीएस सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कॉपरेटिव्स का फूड सिक्योरिटी में क्या रोल है, ये सब। अभी तो कॉपरेटिव्स क्या होते हैं ये भी पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से कि फूड सिक्योरिटी आखिर है क्या। ये बहुत ही आसान सा सवाल है और ये चैप्टर ही बहुत ही आसान सा है। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील। 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो वो कहलाती है फूड सिक्योरिटी। खाना मिल जाए भरपेट तो वो है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी हैज द फॉलोइंग डायमेंशंस। देखिए बेटा, फूड सिक्योरिटी एक ऐसा घर है जो इन 3 पिलर्स पे टिका हुआ है, इन 3 शब्दों पे बेस्ड है। आपको मैं एक बात बताऊं, अगर आपके एग्जाम में फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन 1 नंबर में या 2 नंबर में आती है तो आप ये लिखेंगे चलेगा, कि पूछ लेंगे व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन 3 नंबर में आ जाती है, 1-2 नंबर में तो ये पूरी स्लाइड का लिख देंगे आप, ये डायमेंशंस लिख देंगे, लेकिन 3 नंबर में अगर आ गई तो आपको इन डायमेंशंस को भी एक्सप्लेन करना होगा कि व्हाट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, व्हाट इज एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड एंड व्हाट इज अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। तो आइए पहले इसको हिंदी में जान लेते हैं एंड देन फिर हम पढ़ लेंगे। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है फूड का अवेलेबल होना, यानी कि फूड मिलना, हर जगह फूड अवेलेबल होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है विद इन योर रीच। विद इन योर रीच मतलब ऐसा नहीं है कि खाना बहुत दूर है और हमें जब भूख लगी है तो उसको लेने जाने हमें दूसरे शहर जाना पड़े, तो एक्सेसिबिलिटी। देन अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी हर बच्चा जानता है, यानी कि फूड का जो प्राइस है वो बहुत ही मिनिमल होना चाहिए ताकि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसको खरीद सके, उसको खा सके। ठीक है बेटा, तो इन्हीं 3 डायमेंशंस पे बेस्ड है हमारी फूड सिक्योरिटी। तो ये रहे एक एक करके डायमेंशंस आ गए आपके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवेलेबिलिटी के बारे में। अवेलेबिलिटी मैंने आपको बताया, प्रोडक्शन ऑफ सफिशिएंट फूड विद इन द कंट्री, ताकि हमारे पास खाने के लिए फूड अवेलेबल हो। ठीक है बेटा, दूसरा है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेस हो, रीच हो हमारे पास उस फूड तक पहुंचने के लिए, तो फूड इज विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन, हर एक इंसान के रीच में होना चाहिए फूड।
तीसरा है अफोर्डेबिलिटी। एवरीवन हैव द इनफ मनी टू बाय सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। देखिए बेटा, खाना हर तरह का मिलता है, रेडी पे भी मिलता है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी मिलता है, 5 स्टार होटल्स में भी मिलता है। क्या हर खाने की जो क्वालिटी है वो सिमिलर होती होगी? देखिए, मैं ये नहीं कह रही, मैं खुद बहुत फॉन्ड ऑफ हूँ स्ट्रीट फूड का, लेकिन क्या स्ट्रीट फूड और बड़े 5 स्टार होटल के फूड में जो घी इस्तेमाल हो रहा है वो सेम होगा? ऑब्वियसली बात है, उसका प्राइस भी अलग है। तो तभी हर स्टेटस के लोगों के लिए खाना अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए और अफोर्डेबल भी होना चाहिए। हमारे देश में स्टेपल खाना है जो हर एक जना खाता है, रोटी है, राइस है, इस सब के प्राइजेस तो एटलीस्ट मिनिमल होने चाहिए जो इंसान खाता है रोज के पर्पस से। चलिए, फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन्स। ऑल पर्सन्स हैव द कैपेसिटी टू बाय द फूड, यानी कि वो अफोर्डेबिलिटी आ गई, अवेलेबिलिटी आ गई, ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी एंड देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड। तो इस पैराग्राफ में वही 3 डायमेंशंस को एक्सप्लेन किया गया है कि फूड अवेलेबल भी हो, फूड अफोर्डेबल भी हो और फूड हर इंसान के लिए एक्सेसिबल भी हो। ठीक है बेटा? चलिए, पॉपुलेशन रिक्वायर फूड फॉर सर्वाइवल। जीने के लिए पापी पेट को तो पालना ही पड़ता है, क्योंकि भूखा पेट कोई नहीं सो सकता। जितने भी हम डाइटिंग कर लें, जितने भी इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लें, जो आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं वो करते हैं, लेकिन आप कुछ तो खा रहे हैं, एक दिन के बाद तो खा रहे हैं, 16 घंटे के बाद तो खा रहे हैं, लेकिन भूखा रहना कुछ समय तक आप उस वजह से मर भी सकते हैं और हमारे देश में ऐसे कई केसेस भी हुए। बट मे बिकम फूड इनसिक्योर ड्यूरिंग कैलेमिटी। अगर कोई कैलेमिटी आ जाए, बाढ़ आ जाए, सारी दुकानें बह जाए, सारे घर बह जाए, तो खाना कहाँ से आएगा? या कोई भी अर्थक्वेक आ जाए, सब नष्ट हो जाए, धरती नष्ट हो जाए, तो कैसे खाना आएगा? है ना? कई लोग तो रात को सोते हुए भी खाना, मतलब फूडी होते हैं, खाना सोचते हैं। तो एक बार को इमेजिन करो, वो बच्चा बैठ के देख रहा है सामने और इमेजिन कर रहा है कि मेरे पास खाना नहीं है, उसे तो कुछ हो जाएगा। क्योंकि कई लोग तो खाने की ऐसे पानी आ जाता है मुंह में, अभी मोमोज, स्प्रिंग रोल्स का नाम लो। तो खाना अगर नहीं होगा तो लोग मर जाएंगे। हंगर एक ऐसी चीज है जो मार देती है इंसान को। फूड सिक्योरिटी मस्ट बी अ प्रायोरिटी। तो बस इन्हीं कारणों की वजह से फूड सिक्योरिटी सरकार की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो देखिए बेटा, हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ कैलेमिटी। अब जब कैलेमिटी, पहले तो कैलेमिटी क्या होता है वो देख लेते हैं। नेचुरल कैलेमिटी, व्हेन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन रिड्यूसेस लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ फूड। जब प्रोडक्शन कम हो जाए तो इसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा? शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाती है ना? प्राइजेस गोज अप एंड सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फूड। देखिए बेटा, प्राइजेस क्यों अप हो जाते हैं मैं आपको प्रॉपर रीजन देती हूं। आप सोचिए, मार्केट में अगर इतना खाना प्रोड्यूस हो रहा है और उतनी ही डिमांड है, तो नॉर्मल प्राइस चल रहा है, लेकिन डिमांड बढ़ गई और सप्लाई हो गई कम पीछे से, तो क्या होगा? प्राइस राइज होगा। अगर देखो, डिमांड सप्लाई में ना इनवर्स रिलेशनशिप होता है। डिमांड अगर बढ़ गई और सप्लाई हो गई कम, तो प्राइस जो होगा ना वो बढ़ेगा, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगा तो लोग उसको कम खरीदना शुरू हो जाएंगे। मार्केट में प्याज जब 100 रुपए किलो होता है तो मम्मी क्या बोलती हैं घर पे कि नवरात्रे समझ लो, क्योंकि खाने में प्याज नहीं डलेगा, प्याज महंगा है। ऐसा ही होता है, जब मार्केट में प्याज महंगा हो जाए तो खानों में डलना कम हो जाता है, सलाद में हम नहीं खाते हैं प्याज। तो बस यही एक लॉजिक है कि अगर डिमांड उतनी ही रही, सप्लाई पीछे से कम हो गई ड्यू टू एनी कैलेमिटी, तो प्राइजेस जो होंगे वो बढ़ जाएंगे और कुछ लोग फिर खाने को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। नाउ व्हाट इज फेमाइन? फेमाइन का मतलब वही है भुखमरी। तो देखिए बेटा, A famine is characterized by widespread deaths due to starvation. Starvation मतलब भूख के कारण। And epidemics caused by forced use of contaminated water. बीमारियां हो जाना, सड़ा गला पुराना खाना खाने से, खराब पानी पीने से जो बीमारियां हो जाती हैं,
और आपकी बॉडी कैपेबल नहीं रहती, वीक हो जाती है भूखे होने के कारण, कहलाता है फेमाइन। और सबसे बड़ा फेमाइन हिस्ट्री में, फेमाइन ऑफ बंगाल, जो कि हुआ 1943 में। बहुत बुरा हाल हुआ था बंगाल में 1943 में। और आपको पता है इसका कारण क्या था? किसी को पता है इसका कारण क्या था? यहाँ पे जो देखिए 3 रीजन है ना, आपने अभी पढ़ा, अवेलेबिलिटी, फूड सिक्योरिटी डिपेंड करती है जिन पे, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, राइट। तो आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा कारण होगा, किस वजह से यहाँ पे फेमाइन हुआ होगा? ऐसे ही तुक्का ही मार दो, लेकिन जल्दी से लिख के बताओ कि क्या कारण है जिसकी वजह से बंगाल में फेमाइन हुआ था। जल्दी से, फटाफट, किसी को पता है? देखिए बेटा, अगर मुझे ना पता होता मैं तुक्का मार देती अफोर्डेबिलिटी के, भैया लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे होंगे, लेकिन द आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज एक्सेसिबिलिटी। यहाँ पे फूड लोगों की रीच के बाहर था, जिस वजह से यहाँ पे फेमाइन हुआ। तो तीनों में से कोई भी कारण हो सकता है, और सबसे दुखदाई कारण जो है वो यही है, एक्सेसिबिलिटी, कि यार खाना पास में नहीं था, पैसे नहीं थे मान सकते हैं, अवेलेबल ही नहीं था मान सकते, लेकिन दूर था। तो ये बहुत दुख लगता है, एक देश पे बहुत गलत बात है ये। बट टुडे सिचुएशन जो है हमारी इज नॉर्मल। अब तो सिचुएशन नॉर्मल है, देन व्हाई डू वी रिक्वायर फूड सिक्योरिटी अभी भी? अब तो भैया सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, अब तो सरकार ने बहुत सारी चीजें कर दी, लेकिन अभी भी हमें फूड सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। ऐसा क्यों? तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो कौन है फूड इनसिक्योर लोग, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। कौन है जो इस एक रोटी के लिए लड़ रहे हैं, एक डोंगे में सामान डालने के लिए लड़ रहे हैं? इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। द वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप्स आर, देखिए आपने पॉवर्टी चैप्टर में हम लोगों ने वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। द ग्रुप, द सेक्शन ऑफ पीपल जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं किसी भी चीज से, तो यहाँ पे भी समहाउ वो वल्नरेबल पीपल ही आएंगे। तो देखा जाए तो लैंडलेस पीपल, जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, ट्रेडिशनल आर्टिशियंस, पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड, पेटी मतलब छोटे छोटे कामों में लगे हुए, इल पेड वर्किंग ग्रुप्स, कैजुअल लेबर, सीजनल लेबर, जो छोटे छोटे कामों में एंगेज्ड है, वही फूड इनसिक्योर पीपल हैं हमारे देश में। ठीक है बेटा, जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है। दोनों कहानियां हैं, 2 स्टोरीज हैं जो आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है। एक कहानी है रामू की और एक कहानी है अहमद की। तो आइए, ये मैंने एनसीईआरटी से ही एग्जैक्टली ले ली है ताकि आप लोगों के लिए केस स्टडी की फॉर्म में ना आ जाए एग्जाम में। तो एक बार जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। रामू एक कैजुअल लेबर की तरह काम करता है एक एग्रीकल्चर फील्ड पे रायपुर विलेज में, और उसका एक भाई है, सॉरी उसका एक बेटा है सबसे बड़ा, सोमू, जो 10 साल का है। और वो एक सरपंच के घर में जो उसके भेड़ बकरियों को संभालेगा उसका काम करता है, पाली का काम करता है, टू लुक आफ्टर द कैटल ऑफ द सरपंच ऑफ द विलेज। सतपाल सिंह वहां का कौन है? सरपंच है। सोमू इज एम्प्लॉयड फॉर द होल ईयर बाय द सरपंच एंड उसको 1000 रुपए मिलते हैं इस काम के। सोमू 10 साल का लड़का है, उसे 1000 रुपए दिए जाते हैं उसके भेड़ बकरियों को संभालने के लिए 1 महीने के। रामू के 3 और बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, बट दे आर टू यंग टू वर्क ऑन द फील्ड, लेकिन वो बहुत छोटे हैं, वो किसी भी जगह पे काम नहीं करते हैं। उसकी एक वाइफ भी है भाई, बीवी भी है, ऑब्वियसली बात है, बच्चे हैं तो बीवी तो होगी। हिज वाइफ सुनहरी इज, ओह वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, सुनहरी is also a part-time working as house cleaner for the livestock, remove मतलब समझ रहे हो, गंद उठाना, गोबर उठाना, इस सब का काम करती है एक घर में, और साथ ही साथ अपने पति का भी हाथ बटाती है फील्ड्स पे। बिजी सीजन में होता है ना, जब दुकान पे काम होता है पापा की तो मम्मी भी चली जाती हैं, बस उसी तरीके से। हाफ अब अच्छा, उसको उनके घर पे काम करने के बदले आधा लीटर दूध और कुछ पका हुआ खाना मिल जाता है कुछ सब्जियों के साथ डेली वर्क के लिए। समझ रहे हो, उसको पैसे नहीं मिलते, उसको ये सब मिल जाता है। एग्रीकल्चर तो क्या है, एक सीजनल एक्टिविटी है, एक सीजन काम तो बाकी सीजन आराम।
employs Ramu only during times of sowing, transplanting and harvesting, क्योंकि बाकी समय में तो कोई भी काम नहीं होता था. He remains unemployed for about 4 months during the period of plant consolidation and maturing in a year. तो बेसिकली जब जब सोइंग का काम आएगा, ट्रांसप्लांटिंग का काम आएगा, हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा, तब तब तो रामू बिजी था, लेकिन उसके अलावा वो खाली रहता था, अनएम्प्लॉयड रहता था. ही लुक्स फॉर वर्क इन अदर एक्टिविटीज. समटाइम्स ही गेट्स एम्प्लॉयमेंट इन bricklaying और इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज. बाय ऑल हिज एफर्ट्स रामू इज एबल टू अर्न इनफ ईदर इन कैश और इन काइंड. काइंड का मतलब होता है किसी और जरिए से पैसा मिल जाना, खाना मिल जाना या कुछ और मिल जाना. For him to buy essential for 2 square meal. तो 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी अपने फैमिली के लिए, बस इतना ये काम कर रहा था. However, during the days when he is unable to get some work, he and his family really face difficulties and sometimes उसके छोटे छोटे बच्चे जो थे वो बिना खाना खाए सो जाते थे. Milk and vegetables are not a regular part of meals in the family. Ramu is food insecure during 4 महीने जब वो खाली रहता है, because उस टाइम पे सीजनल नेचर के कारण एग्रीकल्चर के वो अनएम्प्लॉयड रहता है और कभी उसको कोई काम मिलता है, कभी कोई काम नहीं मिलता. जब नहीं मिलता तो वो फूड इनसिक्योर रह जाता है क्योंकि उसके बच्चे, वो खुद, उसकी बीवी बिना खाना खाए सोते हैं. एक तरफ है अहमद जी. अहमद एक रिक्शा पुलर है इन बैंगलोर. ही हैज शिफ्टेड फ्रॉम झुमरी तलैया along with his 3 brothers, 2 sisters and old parents. तो बेसिकली वो बैंगलोर में एक रिक्शा चलाता था और वो शिफ्ट हुआ था झुमरी तलैया से अपनी 2 बहनें, 3 भाई और बूढ़े माँ बाप के साथ. ही स्टेज इन अ झुग्गी. वो झुग्गी में रहता था. एक झुग्गी समझते हैं ना आप लोग, कच्चा हाउस टाइप. द सर्वाइवल ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली डिपेंड्स ऑन हिज डेली अर्निंग्स. रोज की कमाई पे वो डिपेंड करता था. फ्रॉम पुलिंग रिक्शा, ऑब्वियसली बात है, आज सवारी मिल गई तो पैसा ही पैसा, लेकिन नहीं मिली तो खाना नहीं मिलेगा. He does not have a secured employment and his earnings fluctuate every day. During some days he gets enough earning for him to save some amount for buying all his day-to-day necessities. On other days he barely earns enough to buy his daily necessities. However, fortunately Ahmed has a yellow card. Okay. येलो कार्ड बताते हैं क्या होता है, which is a PDS card for below poverty line people. पॉवर्टी लाइन आप लोग समझ चुके हैं. पॉवर्टी लाइन कैसे निर्धारित की गई आप समझ चुके हैं. अगर आपने पॉवर्टी चैप्टर का लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में. क्लास 9th की SST में पॉवर्टी चैप्टर अपलोड किया जा चुका है. वहाँ पे मैंने साफ साफ समझाया हुआ है पॉवर्टी लाइन क्या होती है. तो अहमद जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है और उसके पास एक येलो कार्ड है. BPL कार्ड इसे कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड. ये बताता है कि ये पर्सन जो है वो कैपेबल नहीं है इतना कमाने के, तो उसको राशन मिलेगा बहुत ही कम दाम में. With this card, Ahmed gets sufficient quantity of wheat, rice, sugar and kerosene oil. Kerosene oil क्या होता है? खुद को जलाने के लिए नहीं, ये kerosene oil होता है, लोग पहले वो चूल्हा जलाते थे ना, उसके लिए. For his daily use, he gets these essential at half of the market price. ऐसा क्यों होता है? पूरी कहानी है इसके पीछे. He purchases his monthly stock during a particular day when the ration shop is opened for below poverty people. In this way, Ahmed is able to eke out his survival with less than sufficient earnings for his big family where he is the only earning member. तो आपने क्या देखा बेटा? इन कहानियों में आपने क्या देखा? एक तो रामू जी थे, एक तो अहमद जी थे. ये तो हो गए फूड इनसिक्योर, इनके पास कोई कार्ड वार्ड नहीं था, है ना. यहाँ पे ओ गॉड व्हाट आई एम राइटिंग, ये तो हो गए फूड इनसिक्योर, है ना. और यहाँ पे सिक्योर. और यहाँ पे अहमद जी दो थे, उनके पास BPL कार्ड था जिसके जरिए ये अकेले कमाने वाले 3 भाई, 2 बहनें और बूढ़े माँ बाप, 3 2 5 6 7 और 8वें ये खुद, 8 जनों में अकेले कमाने वाले, वो भी रिक्शा पुलिंग करके, ये तब भी फूड इनसिक्योर नहीं हुए क्योंकि सरकार ने इनकी की मदद,
बीपीएल बनाया इनका कार्ड और इनको करवाया राशन आधे दाम पे अवेलेबल। तो सरकार ने बहुत कुछ किया ताकि कोई भी इंसान भूखे पेट ना सोए। Social composition along with inability to buy food affects security. SCs, STs, OBCs, people affect SC, ST, OBD, scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes. People affected by natural disasters, those who migrate in search of work, pregnant and nursing mothers and small children are food insecure population because this section is called vulnerable section. I already told this word कि क्या होता है vulnerable, the most affected section of society. Now distribution of food insecure people, high in some states, economically backward states में काफ़ी ज़्यादा है FCI food insecure people की ratio. Then the states of Uttar Pradesh, eastern and south eastern parts, Bihar, Jharkhand, Orissa, West Bengal, Chhattisgarh, parts of Madhya Pradesh, महाराष्ट्र अकाउंट फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री। यहाँ सबसे ज्यादा ऐसे लोग पाए जाते हैं जो फूड इनसिक्योर हैं। ये डेटा है। नाउ हंगर, हंगर मतलब भूख। हम दोस्तों को छेड़ते हैं तू भूखा है, हमारे घर में छेड़ते हैं तू कितना खाएगा या कितने खाएगी, कोई मोटा होता है तो तू फट जाएगा, ऐसी ऐसी शब्द हम यूज करते हैं, ओए भैंसे, ओए गेंडे, है ना। लेकिन यहाँ पे उस हंगर, उस भूखे की बात नहीं हो रही। हंगर यहाँ पे मिनिमम अपने पेट की नीड को पूरा करने की बात हो रही है। Another aspect indicating food insecurity, hunger is not just an expression of poverty. सिर्फ पॉवर्टी को नहीं दर्शा रहा है ये, बल्कि ये पॉवर्टी को लेके आ रहा है, गरीबी को साथ ला रहा है। क्योंकि गरीबी है तो आप भूखे हो, आप भूखे हो तो आप गरीब हो, है ना। तू भूखा है मतलब तू गरीब है, तेरे पास पैसे खरीदने के पैसे नहीं है, तू गरीब है इसलिए तू भूखा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Now, the attainment of food security involves eliminating current hunger and reducing the risk of future hunger. तो अभी की भूखमरी को हटाते हुए और आगे के रिस्क को भी कम करना है फूड सिक्योरिटी में। हंगर हैज टू डायमेंशन। देखो दो तरीके के हंगर होते हैं, दो तरीके की भूखमरी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एक होता है क्रॉनिक हंगर और एक होता है सीजनल हंगर। इन दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है एग्जाम में कि क्रॉनिक और सीजनल हंगर में डिफरेंस बताओ, तो आओ पढ़ते हैं। क्रॉनिक हंगर, क्रॉनिक हंगर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट्स persistently inadequate in terms of quantity or quality. Poor people suffer from chronic hunger because of their very low income and in turn inability to buy food even for survival. तो basically chronic hunger वो hunger होता है जहाँ आप ऐसा काम कर रहे हो कि आपको पता ही नहीं है कि आज खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये inability to buy food यहाँ पे लागू होता है। सपोज आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, आप जैसे रिक्शा पुलिंग का ही एग्जाम्पल था, उसको पता नहीं था आज सवारी मिलेगी तो पैसा ही पैसा होगा, है ना, वो रील याद आ गई ना, पैसा ही पैसा, तो बस पैसा ही पैसा होगा। अगर नहीं मिली सवारी तो बस भूखे पापी पेट को लेके सोना पड़ेगा। तो ये होता है क्रॉनिक हंगर, जहां आपको पता ही नहीं है कि आपको खाना मिलेगा भी या नहीं, और ये पूरे साल के लिए होता है। ये आपकी एक ऐसी जॉब की वजह से होता है जो अनसर्टेन है। सीजनल हंगर में क्लियर है, जिस सीजन में काम है आपके पास पैसा है, आपके पास खाना है। जिस सीजन में आराम है आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास काम नहीं है और आपके पास खाना भी नहीं है। सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। तो बेसिकली आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो जो एक पर्टिकुलर सीजन के लिए बना है, आप विंटर क्लोथ्स बना रहे हो, आप आइसक्रीम सेल कर रहे हो, आप खेती बाड़ी कर रहे हो, this is prevalent in rural areas because of the seasonal nature of agriculture activities and in urban areas because of casual labor. तो बेसिकली आपने कई बार देखा होगा आइसक्रीम पार्लर सर्दियों में गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा रख लेते हैं। कारण यही है क्योंकि उस टाइम पे उनकी जो सेल्स है आइसक्रीम की वो थोड़ी कम हो जाती है। खाने वाले खाते हैं, सर्दियों में तो और मजा है आइसक्रीम खाने का, लेकिन द थिंग इज हर कोई ये नहीं सोचता कि हम आज आइसक्रीम खाएंगे, यार ठंड बहुत है। बहुत कम सेक्शन ऑफ सोसाइटी होती है जो ठंड में आइसक्रीम खा रही होती है। तो इसीलिए सब्स्टिट्यूट के लिए वो गुलाब जामुन, गरम गरम गाजर का हलवा, वाह भाई वाह, ये सब रख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा। क्रॉनिक हंगर जो पूरे साल हंगर है, आपको पता ही नहीं है पैसा नहीं होगा तो खाना नहीं होगा, पैसा होगा तो खाना होगा। यहाँ पे आपको पता है इस सीजन में आपको पैसा है ही नहीं, आप सीजनल हंगर के शिकार हो।
नाउ इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस होने के बाद ही, हमारी जो ब्रिटिश सरकार के जाने के बाद ही हमारी इंडिया ने ये सोचा कि क्यों ना लोगों को खाने के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। रोल ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन आया मिड 1960s में और हिला के रख दिया हमारे फार्मिंग सिस्टम को। बहुत सारी चीजें आई, आपने स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में पढ़ा हुआ है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से हमारे यहाँ की जो फार्मिंग की प्रोडक्शन थी वो 4 गुना बढ़ गई थी। तो बस द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस वाज इंक्रीज्ड, द इंक्रीज इन फूड ग्रेन्स वाज हाउएवर डिसप्रोपोर्शनेट। ऑब्वियसली थोड़ा इधर उधर चलता है, लेकिन फिर भी इसके आने से प्रोडक्शन काफी बढ़ी और प्रोडक्शन बढ़ने से, सप्लाई बढ़ने से प्राइसेस भी नॉमिनल रहते हैं। नाउ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, आर वी फूड सिक्योर नाउ? क्या अब हम फूड सिक्योर हैं? After Green Revolution, the country has avoided famine even during adverse weather conditions. Variety of crops are grown all over the country. तो जी हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद तो एटलीस्ट फेमाइन नहीं देखा गया और बहुत सारे वेदर में चेंजेस भी आए, लेकिन स्टिल फेमाइन नहीं दिखा, यानी कि थोड़ी तो इम्प्रूवमेंट है। For the availability of food grains, the food security system by Indian government is based on 2 components. अब आएगा मजा। Buffer stock and public distribution of system. Very important topic of this chapter. चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बफर स्टॉक के बारे में। बफर स्टॉक, बफर मतलब बफर, बहुत ज्यादा बफर स्टॉक। अभी देखिए, मैं आपको ना एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन इज नोन एज बफर स्टॉक। अभी पूरी मैं कहानी आपको बताऊंगी एंड देन हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, ये मेरी लैंग्वेज की कहानी है, कोई भी हंसेगा नहीं यार, ठीक है। ये मेरी लैंग्वेज की कहानी है, मैं ऐसे ही सुनाती हूँ। देखो, ये ना एक फार्मर की फील्ड है और ये एक फार्मर है, ओके। अब फार्मर की खेती पे एग्जाम्पल ले रही हूं, वो क्विंटल्स में उगाते हैं। वो 100 kg वीट उगा रहा है, ठीक है। तो इनके पास बहुत सारे सप्लायर्स बोने से पहले ही आ जाते हैं ऑर्डर देने कि आप इतना केजी हमें दे देना। क्विंटल्स में होता है, मैं बता रही हूँ, 100 क्विंटल उगते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फील्ड होती है, मैं तो सिर्फ 100 किलो ले रही हूँ। तो पहले ही ऑर्डर दे के चले जाते हैं। और जो फार्मर होता है ना, वो डर के मारे ना कुछ % का ऑर्डर लेता ही नहीं है कि यार कीड़े ना लग जाए या कोई कुछ और ना हो जाए, कोई जानवर ना खा जाए फसल, तो इसीलिए वो कम का लेते हैं। तो सपोज यहाँ पे इन्होंने डिवाइड कर दिया 90 और 10 में, 90 का इन्होंने ऑर्डर ले लिया और 10 kgs इन्होंने बचा लिए। लेकिन यार उस साल तो फार्मर की किस्मत चमक पड़ी और उसकी 100 की 100 किलो खेती जबरदस्त हुई। तो बस फिर क्या था, ये मोटी सी सरकार आई उनके पास, सरकार ने हाथ बढ़ाया फार्मर के पास। क्या हुआ, जब ये 10 किलो बचे तो फार्मर ना वैसे थोड़ा सा सैड हो गया कि यार काश मैं इन 10 किलो का भी ऑर्डर ही ले लेता, मेरे तो पैसा आ जाता मेरे पास। तो उसी चीज का ध्यान रखते हुए सरकार गई फार्मर के पास और की नॉक नॉक। नॉक नॉक फार्मर, वो बोलता है बोलो कौन आया? वो कहता है गवर्नमेंट आई है। ये है गवर्नमेंट, ये है फार्मर, और वो कहती है गवर्नमेंट आई है। वो कहते हैं बोलो भाई तुम्हें क्या चाहिए हमसे? तो गवर्नमेंट कहती है क्या तुम्हारे पास कुछ सरप्लस प्रोड्यूस हुआ है? सरप्लस बोले तो क्या कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ है? तो फार्मर कहेगा हाँ मेरे पास तो 10 किलो बचा है। तो वो कहेगा ये जो 10 किलो तुम्हारा सरप्लस है, बोले तो एक्स्ट्रा चीज है, वो तुम मुझे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे दे दो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक ऐसा प्राइस होता है बच्चों जिससे फार्मर को कोई लॉस नहीं होता, ना ही कोई प्रॉफिट होता है। यानी कि उसका लॉस नहीं होगा, उसकी जो लागत लगी उस फसल में वो उसको मिल जाएगी सरकार से। तो ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो उन्होंने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे तुम हमको दे दो। तो फार्मर ने कहा इससे बढ़िया क्या हो सकता है, मेरा तो लॉस में ही जा रहा है, क्यों ना मैं दे देता हूं। तो बस फार्मर ने इनको एमएसपी पे क्या कर दिया, ये 10 किलो दे दिया सरकार को। अब सरकार गई अपने एरिया में। अब शुरू होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
अब इसमें आती है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो इस सारे सरप्लस को जो अलग अलग फार्मर से उसने इकट्ठा किया उसको वो एक गोडाउन में रख लेती है। गोडाउन में प्रॉपर कंडीशंस के साथ इसको सेव करके रख लेती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बफर स्टॉक। क्या बोलते हैं बच्चों? बफर स्टॉक। और बस ये बफर स्टॉक इकट्ठे होते ही सरकार इनको भेज देती है राशन की दुकानों पे। राशन की दुकानें सबको पता होंगी, हर एक के एरिया में एक राशन की दुकान होती है। वो मोटे लाला किराने वाली दुकान नहीं कह रही हूं मैं राशन की दुकान कह रही हूं, जहां गेहूं मिलती है, आटा नहीं, गेहूं, चावल। अब केरोसिन ऑयल बंद हो गया, पहले केरोसिन ऑयल भी मिलता था, बहुत कम दामों पे मिलता है। आपको क्या करना होता है? राशन कार्ड दिखाना होता है। देखिए बेटा, पहले ना घरों में राशन कार्ड होते थे, अभी भी होते हैं, गरीब लोग बनवाते हैं, अब नॉर्मल मिडिल क्लास लोग नहीं बनवाते हैं। हमारे पास भी था पहले, मेरी शादी से पहले हमारे घर पे भी था। तो हम लोग 7 मेंबर्स थे, तो उन 7 मेंबर्स का नाम लिखा होता था। तो हमारे ना पड़ोस में घर में एक आंटी काम करती थी, मेड थी, वो हमसे लेके जाया करती थी। तो 7 लोगों का नाम होता था, तो 7 लोगों के बेसिस पे उनको राशन मिल जाता था, क्योंकि उनके पास खुद का राशन कार्ड नहीं था। ऐसा भी कर सकते हैं, किसी और के राशन कार्ड पे भी आप गेहूं ले सकते हैं। कुछ नहीं करना, गेहूं लेके आओ, उसको धो, उसको सुखाओ, उसको पिसवाओ। जो आटा बाहर 40 रुपए किलो है, वो आटा आपको 10 से 12 रुपए किलो का पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो बस ऐसा ही होता है। फिर बफर स्टॉक राशन दुकानों पे भेज देते हैं। इस पूरे पीडीएस सिस्टम के अंडर फूड कॉर्पोरेशन ने गोडाउन में भेजा, बफर स्टॉक में रखा प्रॉपर कंडीशंस के साथ, और राशन की दुकानों पे बेच दिया। और वहां से गरीब लोग इसको क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं। समझ में आया ना? देखिए, कहानी सिंपल सी है, शॉर्ट में बताऊंगी। फार्मर ने उगाया, फार्मर के पास एक्स्ट्रा बचा, सरकार उससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ले गई। सरकार ने पीडीएस सिस्टम के तहत फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नाम के इंस्टीट्यूशन ने गोडाउन में रखा, बफर स्टॉक में, और फिर उसको राशन की दुकानों पे भेज दिया गया और सस्ते दामों पे लोगों को अवेलेबल कराया गया। ये पूरी कहानी है जो पीडीएस सिस्टम में आती है। 5 नंबर में आता है क्वेश्चन, पर आप ऐसे नॉक नॉक वॉक वॉक नहीं लिखोगे। ये मेरी भाषा है, मैंने बोला था, एक तो हंसना नहीं है, ये समझाने के लिए यूज होती है, आप भूलोगे नहीं, आई होप सो। बट वाई बफर स्टॉक आर क्रिएटेड? ठीक है, द फूड ग्रेन्स इन बफर स्टॉक आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू डेफिसिट एरिया। मैं बता चुकी हूं, जहां पे कम खाना होता है वहां पे ये भेजा जाता है। फूड ग्रेन को बहुत ही कम प्राइस पे, इशू प्राइस भी जिसे कहते हैं, या एमएसपी, सॉरी इशू प्राइस आपका वो हो गया जिसपे आपको बेचा जाता है। जो मैंने बताया था ना आपको, राशन की दुकानों पे मिलता है, वो इशू प्राइस है, फेयर प्राइस। अच्छा, एक और बात मैं बताना भूल गई, जो राशन की दुकानें हैं ना, बच्चे ना पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं। राशन की जो शॉप्स हैं उनको इकोनॉमिक्स की भाषा में फेयर प्राइस शॉप कहा जाता है, फेयर प्राइस शॉप। ठीक है बेटा, चलिए, व्हाई डज द गवर्नमेंट डू सो? अब ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट? पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है बच्चों, बस वही सब यहां लिखा हुआ आ जाएगा। How is the food distributed to the needy? Distributes the food to the needy through government regulated ration shop, जिसे फेयर प्राइस शॉप कहते हैं, और इसे कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। राशन शॉप को फेयर प्राइस शॉप भी कहते हैं। कोई भी फैमिली के पास अगर राशन कार्ड है तो वो 35 kg ऑफ ग्रेन्स, 5 लीटर्स ऑफ केरोसिन, 5 kg ऑफ शुगर ले सकती है हर महीने अपने पास के राशन की दुकानों से। 3 तरीके के राशन कार्ड होते हैं। अंत्योदय कार्ड फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, सबसे गरीब। BPL कार्ड्स फॉर दोज बिलो पॉवर्टी लाइन, APL कार्ड्स फॉर ऑल अदर्स, यानी कि अबव पॉवर्टी लाइन वालों के पास भी कार्ड होते हैं, उनको मिनिमम मिलता है, उनके लिए रेट अलग होते हैं तीनों के लिए। Now, introduction to rationing. Rationing system was reviewed in the wake of an acute food shortage during the 1960s prior to Green Revolution. बहुत ज़्यादा ना शॉर्टेज हो गई थी फूड की, तब ये आया रैशनिंग सिस्टम। रैशनिंग सिस्टम में आपको खाने को बहुत ही आराम से सोच समझ के इस्तेमाल करना है। Due to high incidence of poverty levels as reported by NSSO, National Sample Survey Organization, already told in poverty chapter। फिर भी यहाँ लिख देती हूँ, आप लोगों को अगर रिवाइज करना हो तो आपको याद आ जाएगा। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन
3 इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम लेके आए, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 नंबर में भी आ सकता है और एक्सप्लेन करना 5 नंबर में भी आ सकता है। पीडीएस सिस्टम आप पढ़ चुके हो, आईसीडीएस आप पढ़ोगे, एंड फूड फॉर वर्क प्रोग्राम आप वैसे पढ़ चुके हो कि खाना मिलेगा काम के बदले, ठीक है। At present there are several poverty alleviation programs जिन्हें आपने poverty चैप्टर में पढ़ लिया है। Now, current status क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का? Initially, the PDS coverage was universal. In 1992, revamped public distribution system (RPDS) targeting remote, ये क्या कर रहे थे, पुराने और बैकवर्ड एरियाज को टारगेट कर रहे थे और वहां पे राशन पहुंचा रहे थे। फ्रॉम जून टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि वो हर जगह के पुअर को टारगेट करने वाले थे। नाउ 2000 में और 2002 में 2 स्पेशल स्कीम लॉन्च की गई। अंत्योदय अन्न योजना जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर के लिए थी, जो भी राशन कार्ड भी था जिसके बेस पे, एंड अन्नपूर्णा अन्न योजना जो सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई गई थी, और ये दोनों की दोनों पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए ही बनाई गई, उसी के साथ ही बनाई गई, ठीक है बेटा, उसी के अंडर ही बनाई गई। नाउ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये एक्ट प्रोवाइड करता है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, लाइफ एट अफोर्डेबल प्राइस एंड इनेबल्स पीपल टू लिव अ लाइफ विद डिग्निटी। अंडर दिस Act, 75% of the rural population and 50% of the urban population have been categorized as eligible households for food security। और ये भी किया हमारी सरकार ने, यानी कि हर घर खाना पहुंचाया जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना आई 2000 में, जैसे वहां पे भी प्रोग्राम्स थे ना आपके पोवर्टी चैप्टर में, मनरेगा था, NFWP था, तो यहाँ पे भी 2-3 प्रोग्राम्स हैं। Under this scheme, 1 crore of the poorest among the BPL families, below poverty line families, को कवर किया गया। टारगेट में रखा गया। पुअर फैमिलीज वर आइडेंटिफाइड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और उन्हें BPL के थ्रू 25 किलोग्राम्स ऑफ फूड ग्रेन्स बनाई गई, अवेलेबल कराई गई, और हर एलिजिबल फैमिली को बहुत ही कम दाम, 2 रुपए पर किलो वीट, 3 रुपए पर किलो चावल, और ये क्वांटिटी जो होगी वो 25 से 35 किलो तक भी पहुंच गई 2002 अप्रैल तक। ये स्कीम आगे और एक्सपैंड हुई 50 लाख बीपीएल फैमिलीज तक, एंड इन अगस्त 2004 विद दिस इंक्रीज 2 करोड़ फैमिलीज इसके अंदर कवर की गई। तो आप देख रहे हैं फैमिलीज पे फैमिलीज कवर की जा रही हैं और कोशिश की जा रही है खाने को हर जगह अवेलेबल कराने की। तो सरकार इतना कुछ कर रही है यार। Some of the important features of PDS are effective instrument in stabilizing prices and making food available to consumers। देखो इसमें यही लिखा हुआ है कि कम दामों पे लोगों को खाना अवेलेबल कराया गया, दिल जीत लिया सरकार ने लोगों का। However, the public distribution system has faced severe criticism on several grounds। कई लोगों को अभी भी लगा कि नहीं ये PDS सिस्टम ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ढंग से लोगों तक पहुंचा नहीं, हंगर अभी भी दिखता था। कभी कभी क्या होता था, सरकार इतना बफर स्टॉक में रख लेती थी कि बाहर प्राइजेस बढ़ जाते थे, गरीबों के लिए इतना स्टोर कर लेती थी कि बाहर प्राइजेस बढ़ जाते थे क्योंकि सप्लाई कम हो जाती थी। तो ये कुछ क्रिटिसाइज करने पे भी वाई पीडीएस सिस्टम इज क्रिटिसाइज, 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है इसी स्लाइड से, वाई पीडीएस सिस्टम, वैसे तो सिस्टम ऐसे ही है, इज क्रिटिसाइज्ड। ठीक है बेटा, क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है तो ये पूछा जा सकता है 5 नंबर में। देयर इज, ये बता दिया आपको बफर स्टॉक की वजह से क्या होता है। ऑल्सो द प्रोक्यूरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स एट MSP इज कंसंट्रेटेड इन फ्यू प्रॉस्परस रीजन्स, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, एंड टू अ लेसर एक्सटेंट इन बंगाल, एंड मेनली ऑफ 2 क्रॉप्स व्हीट और राइस पे ही फोकस किया जाता है। बाकी सारी चीजों को, दालों को नहीं देखा जाता, दालें मार्केट में बहुत ही महंगी हैं। The intensive utilization of water in the cultivation of rice has also led to environmental degradation। अब राइस की प्रोक्योरमेंट करने के लिए, राइस को अवेलेबल कराने के लिए पीडीएस शॉप्स पे, राशन शॉप पे क्या किया, राइस में बहुत सारा पानी लगता है जिससे एनवायरनमेंट डिग्रेड होने लगा और वाटर लेवल भी कम जाने लगा, माल प्रैक्टिसेस होने लगी। सेलिंग पुअर क्वालिटी ग्रेन्स एट राशन शॉप, बहुत ही गंदी क्वालिटी की बिकती हैं राशन शॉप पे चीजें। इर्रेगुलर ओपनिंग, मन करता है तो खोला जाता है उस शॉप को, नहीं तो बंद रखा जाता है, भगा दिया जाता है गरीबों को। लिखा होता है 5 किलो देना है, 2 किलो दे के बाकी 5 किलो 3 किलो अपने पास रख लिया जाता है, उसको ब्लैक
करने के लिए, ब्लैक में ज़्यादा में बेचने के लिए। राशन शॉप्स रेगुलरली हैव अनसोल्ड स्टॉक्स टू पुअर क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स लेफ्ट। तो ये लोग बाहर मार्केट में ही बेचते हैं। बहुत ऐसे केसेस देखे गए हैं, बहुत छापे पड़े हैं इन जगहों पे। तो ये कुछ कमियां हैं जो सरकार भी पूरी नहीं कर पाई, क्योंकि सरकारी बंदे ही करप्टेड होते हैं। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का रोल। कोऑपरेटिव्स कौन होते हैं बेटा? कुछ लोग मिल के ये काम करते हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक का सारे नेटवर्क को संभालना और कम दामों पे, मिनिमल दामों पे चीजों को अवेलेबल कराना। तो वही होते हैं कोऑपरेटिव्स। The cooperative societies set up shops to sell low price goods to poor people. In Tamil Nadu, around 94% ऐसे लोग हैं जो कॉपरेटिव चला रहे हैं। दिल्ली में मदर डेयरी ऐसी एक जगह है जहां मिल्क, वेजिटेबल्स कंज्यूमर्स तक पहुंचाए जा रहे हैं। अमूल एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है कॉपरेटिव्स में ही। इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम गुजरात, महाराष्ट्र में अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ADS हैज फैसिलिटेटेड अ नेटवर्क ऑफ NGOs फॉर सेटिंग अप ग्रेन बैंक्स इन डिफरेंट रीजन। ग्रेन बैंक्स में ग्रेन्स रखी जाएंगी और वो अवेलेबल कराई जाएंगी। ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एफर्ट्स किए जाते हैं ग्रेन बैंक्स में, ताकि NGOs तक खाना पहुंचाया जा सके। और गवर्नमेंट पॉलिसी भी इसमें इन्वॉल्व होती है फूड को सिक्योर करने की। तो कहने का मतलब है, हाँ सरकार कई चीजें गलत करती है, लेकिन एटलीस्ट करती तो है। थोड़ा सा हम लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा और फूड को सिक्योर करना पड़ेगा, ताकि हर घर में खाना हो, कोई भी इंसान भूखा पेट ना सोए। इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है खत्म। लेकिन आज मैं आपको दूंगी छोटा सा होमवर्क, तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को आप नोट करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस है और मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे, सिर्फ मुझे आपको बतानी है 3 डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। दूसरा आपको बताना है मेजर जो फेमाइन हुआ था वो कहां हुआ था और कब हुआ था, वेयर एंड व्हेन। ठीक है बेटा। तीसरा आप मुझे बताएंगे फुल फॉर्म ऑफ PDS क्या होती है, और आप मुझे चौथा क्वेश्चन बताएंगे व्हाट इज द अदर नेम ऑफ राशन शॉप। बस छोटे से ये 4 क्वेश्चंस हैं। आई होप बच्चों को समझ आए होंगे और वो मुझे बढ़िया बढ़िया आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और बात और बेटा, लाइव स्ट्रीम पे नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि मैं आगे भी इसको पढ़ सकूं। और अगर मुझे किसी को भी कोई भी डाउट आता है, मुझसे कमेंट्स में बेझिझक पूछ सकते हैं, आई विल आंसर वहीं पे। तो इसी के साथ आपका फूड सिक्योरिटी चैप्टर होता है बिल्कुल समाप्त, बिल्कुल खत्म। अगली वीडियो में हम मिलेंगे हिस्ट्री के चैप्टर के साथ, वो भी 1 शॉट के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।